नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9 के जीव विज्ञान बायोलॉजी के पहले चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी ने जाना था कि जो कोशिका की संरचनाएं होती है, उस संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। सबसे बाहर की जो परत थी, बाहर की जो रचना थी, उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा गया था। फिर जो दूसरी रचना मध्य की रचना है, उसको केंद्रक या न्यूक्लियस कहे थे। इस दोनों रचनाओं का हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया था, कोशिका झिल्ली का भी और केंद्रक का भी। जो तीसरी रचना होती है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, उस पर चर्चा हो रही थी और आपने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था कि उसके भीतर मतलब कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के भीतर कोशिका के कई छोटे छोटे घटक या पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, जिसको कोशिका अंगक कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स के जानने के क्रम में आपको मैंने यह भी बताया था कि कोशिकाओं के भीतर कई प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है, जो एकदम आवश्यक कोशिका अंगक है, उन्हीं के बारे में हमारे सिलेबस में पढ़ना है। और उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका को पढ़ा था। और उसके बाद अब जो दूसरा कोशिका अंगक या दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है, आज उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा है गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। अंग्रेजी में इसको गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। यह कोशिका में पाई जाने वाली जो जितनी भी कोशिका अंगक है, उनमें से भी एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक या कह सकते हैं महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है। तो आइए देखते हैं क्या इसके बारे में लिखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। इसकी खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी रखा गया। अब देखिए, कोशिकाओं में वैसे तो सभी अंगकों का अपना अपना अलग कार्य है। जैसे हमारे घर में कुछ लोग रसोई घर में खाना पकाते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग हो सकता है बिजनेस व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्य है। आप हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से हर एक आदमी का योगदान है घर को आगे बढ़ाने में। ठीक उसी तरह से कोशिकाओं के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, उसके जीवन यापन के लिए हर एक कोशिका अंगक का अपना अपना योगदान होता है। उसी तरह से यह जो कोशिका अंगक है जिस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, लाइसोसोम हो या फिर ये गोल्जी उपकरण हो, इसका भी अपना अलग महत्व होता है। तो आखिर इसकी खोज कहाँ से हुई, ये नाम कैसे रखा गया, तो बड़ा रोचक बात है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे। आप अपनी एनसीईआरटी किताब खोलेंगे, वहाँ गोल्जी के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है, वहाँ से पढ़ करके आप कैमिलो गोल्जी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कैमिलो गोल्जी ने पहली बार कोशिका के भीतर एक नए कोशिका अंगक का पता लगाया। और दरअसल यह जो कैमिलो गोल्जी ने जो पता लगाया था, दरअसल यह कोशिका अंगक क्या होता है, यह एक तरह से कह सकते हैं भंडार घर है, कोशिका का भंडार गृह है, स्टोर रूम है। कि आपने जस्ट इससे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, अंतर्द्रवी जालिका, तो वहां आपने देखा वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, वसा या लिपिड का निर्माण कर रहा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो कई पदार्थों का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, निर्माण करता है। अब जब हमारे घर में कोई पदार्थ बनता है, फिर उसके रखने की भी व्यवस्था होती है। अगर आपके घर में खाना पकता है, तो फिर उस पके हुए खाना को हम लोग कैसे कुछ समय तक सुरक्षित रख सकें, कुछ घंटों तक सुरक्षित रखें, उसके लिए हम कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं। अब सोचिए, खाना पका करके उसको चूल्हा पर ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उस खाना की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो खराब हो जाएगी। उसको हम लोग उचित जगह पर, अच्छे जगह पर भंडारित भी करते हैं। उसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो अंतर्द्रवी जालिका था, वहां जो कई तरह के पदार्थों का निर्माण हुआ, तो उसको भंडार करने का जगह है कौन, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी। आइए देखिए, तो आपने जाना कि कैमिलो गोल्जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही पहली बार इस कोशिका अंगक का पता लगाया, इसलिए उसके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में इस कोशिका अंगक का नाम गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी रखा गया। इसमें झिल्ली युक्त नलिकाओं जैसी रचना होती है
जिसे पुटिका वेसिकल्स कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त मतलब एकदम पतली पतली झिल्ली, मेम्ब्रेन वाली पतली पतली नलिकाएं होती है, और उन नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पुटिका कहा जाता है, वेसिकल कहा जाता है। तो जो झिल्ली युक्त नलिकाएं होती है उसको हम लोग पुटिका कहते हैं, और ये जो विभिन्न पुटिकाएं हैं, वेसिकल्स है, वो सब एक दूसरे के ऊपर नीचे, आप देख रहे हैं एक नलिका ये हो गई, फिर यहाँ दूसरी नलिका है, तीसरी नलिका है, इस तरह से कई झिल्ली युक्त नलिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में, जैसे ढेरी लगाते हैं ना, ढेर के रूप में वो सजी रहती है। तो इस सभी को सम्मिलित रूप में सिस्टर्न्स कहा जाता है, कुंडिका कहते हैं। वही चीज लिखा गया है, इसमें झिल्ली युक्त नलिकाओं जैसी रचना होती है जिसे पुटिका वेसिकल्स कहते हैं। विभिन्न पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर क्रम में सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका सिस्टर्न्स कहते हैं। अब देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि अंतर्द्रवी जालिका जो थी वह भी झिल्ली नुमा रचना थी, और आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोल्जी उपकरण के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, इसमें भी झिल्ली युक्त रचना रहती है। तो दोनों झिल्ली वाली रचना है। और झिल्ली के बारे में आपने क्या जाना कि झिल्लियों से होकर के कुछ खास चुने हुए पदार्थ आर पार गमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो झिल्लियां रहती है किसकी, इस गोल्जी उपकरण की जो झिल्लियां रहती है, गोल्जी अपरेटस की जो झिल्लियां रहती है, वे ER झिल्लियों के संपर्क में रहता है। ER मीन्स यहाँ हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब गोल्जी उपकरण की झिल्लियां और अंतर्द्रवी जालिका की झिल्ली दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में होती है, कांटेक्ट में होती है। और सोचिए दो झिल्लियां जब एक दूसरे के संपर्क में होगी और दोनों झिल्लियां में से कुछ खास पदार्थ आर पार गमन कर सकते हैं, इसका मतलब एक नली में से दूसरी नली में पदार्थों का आदान प्रदान होगा। वही चीज यहाँ लिखा गया, ये झिल्लियां ER झिल्लियों के संपर्क में रहता है। ER का मतलब आपको हमने कहा था कि अंतर्द्रवी जालिका एक लंबा सा नाम है, इसलिए उसको संक्षेप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी कहा जाता है। ये झिल्लियां का यहाँ मतलब है गोल्जी उपकरण की जो झिल्लियां होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्लियों के संपर्क में रहती है। गोल्जी उपकरण ER द्वारा संश्लेषित पदार्थों का भंडारण करता है। अब देखिए हमने पहले कह दिया कि जो गोल्जी उपकरण है, गोल्जी अपैरेटस है, यह कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रवी जालिका है, वह अंतर्द्रवी जालिका जिन पदार्थों का निर्माण करता है, जिन पदार्थों का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। संश्लेषण सिंथेसिस का मतलब हुआ पदार्थ को बनाना, निर्माण करना। तो जिन पदार्थों का निर्माण करता है अंतर्द्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी को यह क्या करता है, संश्लेषित पदार्थों का यह भंडारण करता है, स्टोरेज करता है, उसको जमा करता है। वही लिखा गया है गोल्जी उपकरण ER द्वारा संश्लेषित पदार्थों का भंडारण करता है और उन्हें कोशिका के भीतर तथा बाहर भेजता है। अब देखिए दूसरा काम यह भी हो गया, एक तो पदार्थों का भंडारण भी किया और दूसरा काम उस पदार्थ को आवश्यकता अनुसार कोशिका के भीतर या बाहर, मतलब कोशिका के भीतर भी आवश्यक जगहों पर पहुंचाता है और दूसरी कोशिकाओं में या कोशिका के बाहर किसी भाग में अगर उस पदार्थ की आवश्यकता है तो वहां तक उन पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। यह अपने में भंडारित पदार्थों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन भी करता है। अब देखिए यह जो गोल्जी उपकरण आप देख रहे हैं, यह पदार्थों का केवल भंडारण और उसको भेजने का कार्य नहीं करता है, उसके साथ साथ यह पदार्थों का रूपांतरण भी करता है। जैसे कभी किसी प्रोटीन जो ग्रहण किया और उस प्रोटीन को दूसरे रूप में चेंज करना है तो उसको रूपांतरण भी करता है, मतलब पदार्थों का रूप भी बदल देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सोचिए कि हमारे यहाँ हमारे इलाके में मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है, कहीं गेहूं की खेती, कहीं धान की खेती, कहीं आलू की खेती, देश के अन्य हिस्सों में कहीं प्याज की खेती, कहीं कई प्रकार के अन्य नकदी फसलों की खेती होती है। कल्पना कीजिए अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से जो अधिक मक्का होता है उसको बेच देते हैं अलग अलग माध्यमों से। जब बेचते हैं तो मक्का जो हमारे यहाँ उत्पादित हुआ वह भी धन है, संपत्ति है, पूंजी है, लेकिन मक्का को हम हमेशा अपने घरों में ही रख सकते हैं क्योंकि उसको रखने के लिए उस तरह का भंडारण व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, उस मक्का को बेच देते हैं और उसके बदले में जो हमें धन मिलता है, जो रुपये मिलते हैं, उस रुपये को हम या तो घर में रख लेते हैं या बैंक में रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो धन क्या हुआ, रूपांतरित हो गया, रूप बदल लिया। कल तक हमारे घर पर मक्का का जो बैग था, बोरा था, उसमें धन जमा था मक्का के रूप में, लेकिन आज वही धन हमारे बैंक में या हमारे घर में मुद्रा के रूप में जमा हो गया। तो कहीं ना कहीं उस धन का क्या हुआ, रूपांतरण हो गया, मॉडिफिकेशन यही कहलाता है। तो ये जो गॉल्जी उपकरण है, यह इसके भीतर जो पदार्थ आता है भंडारण के लिए, अगर उस पदार्थ को नए रूपों में बदलने की आवश्यकता होती है तो गॉल्जी उपकरण उन पदार्थों का रूपांतरण भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि गॉल्जी उपकरण का 3 मुख्य कार्य हो गया। सबसे प्रमुख पहला कार्य इसका हो गया कि जितने भी पदार्थों का निर्माण करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन पदार्थों को गॉल्जी उपकरण क्या करेगा, स्टोर करेगा, भंडारण करेगा। दूसरा कार्य कि जो गॉल्जी उपकरण में जो पदार्थ भंडारित हो गया है उसका यह मॉडिफिकेशन भी करता है, रूपांतरण भी करता है कि कभी कभी पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की आवश्यकता होती है, तो वो पदार्थों का रूपांतरण भी करता है गॉल्जी उपकरण, मॉडिफिकेशन भी करता है। और तीसरा कार्य जो हम लोग गॉल्जी उपकरण का जाने कि उन पदार्थों को जो इसके भीतर भंडारित है, गॉल्जी उपकरण के भीतर जो पदार्थ भंडारित है, उन पदार्थों को कोशिका के भीतर या बाहर आवश्यकता अनुसार जहां पहुंचाना होता है तो उन पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों कार्य करता है। मतलब पदार्थों का भंडारण भी हो रहा है, पदार्थों का रूपांतरण भी हो रहा है और पदार्थों का परिवहन भी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य भी गॉल्जी उपकरण के द्वारा होता है। ये गॉल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य हो गया। उसके बाद देखिए एक दो और इसका महत्वपूर्ण कार्य है, लिखा गया है गॉल्जी उपकरण सामान्य शक्कर जो सिंपल शुगर होता है को जटिल शक्कर कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलता है। अब देखिए जो शुगर है, जो चीनी आप खाते हैं, इसके कई रूप हैं प्रकृति में, और कुछ रूप क्या होता है हमारे शरीर में बदलता है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको ग्रहण करना रहता है। जैसे अगर घी आपने घर में स्टोर करके रख लिया और सोचिए कि जाड़े का मौसम हो तो वह घी जम करके ठोस रूप ले लेता है। कई बार तो इतना ठोस रूप ले लेता है कि हाथ या साधारण चीजों से वह निकलता भी नहीं है, कठोर चम्मच के सहारे ही या उसको गर्म करके पिघला करके ही हम लोग निकाल पाते हैं। तो उस रूप में घी का हम लोग सेवन नहीं करते, उसको नहीं खा सकते हैं, उसको पिघला करके लिक्विड के रूप में लाते हैं, फिर तब उसका उपयोग करते हैं। तो वही बात होती है कि हमारे शरीर में जो शुगर है, जो सामान्य शुगर आप चीनी खाते हैं या खाद्य पदार्थों के द्वारा जो चीनी हमारे शरीर में जाता है, तो कभी कभी उस चीनी को दूसरे रूपों में बदलना रहता है, नए जटिल शुगर के रूप में। जटिल मतलब हो गया जो काफी उलझा हुआ हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो उस सिंपल शुगर को जब कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज करने की बात आती है तो वह कार्य भी यही गॉल्जी उपकरण या गॉल्जी बॉडी करता है। तो यही एक कार्य इसका। और एक कार्य हो गया कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में परिवर्तित करने का कार्य भी गॉल्जी उपकरण ही करता है। और एक अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका है, देखते हैं हम लोग, यह लाइसोसोम निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जो आपका गॉल्जी उपकरण है, जो गॉल्जी बॉडी है, यह लाइसोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपके मन में आएगा कि फिर ये लाइसोसोम कहां से आ गया, तो आप जान रहे हैं कि लाइसोसोम भी एक कोशिका अंगक है, जिसकी जस्ट अगले खंड में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी क्लास में। तो लाइसोसोम एक अलग प्रकार का कोशिका अंगक है। तो उस लाइसोसोम को बनाने में भी इस गॉल्जी उपकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गॉल्जी उपकरण लाइसोसोम निर्माण में भी योगदान देता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम लोग आते हैं अगले कोशिका अंगक पर जिसका नाम है लाइसोसोम। यहाँ आप देख रहे होंगे 3 नंबर में लिखा गया है लाइसोसोम। और यह क्या है, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम यह है। वेस्ट मतलब क्या, कूड़ा कचरा, गंदा पदार्थ। अब सोचिए हम लोग अपने घरों में रहते हैं या अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां भी आप रहते होंगे, क्रियाकलाप करते होंगे, वहां कुछ ना कुछ तो गंदगियां जमा होती है। और सोचिए उन गंदगियों को अगर हम लोग बाहर नहीं करें, उन गंदगियों को अगर हटावे नहीं अपने जगह पर से, तो फिर हमारा वहां जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो कई तरह के बीमारियां उत्पन्न होंगी, कई तरह के सूक्ष्मजीव उत्पन्न होंगे जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो उसी तरह से कोशिकाओं में भी जब इतनी सारी क्रियाएं होती है तो कोशिकाओं में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता होगा, कुछ न कुछ बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्मजीव जाते होंगे कोशिकाओं में, तो उसको
खत्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कोई न कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। और जो व्यवस्था होती है वह क्या रहता है, तो वह व्यवस्था यही लाइसोसोम करता है कि लाइसोसोम दरअसल क्या करता है कि कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको निपटा देता है, उसको समाप्त कर देता है। इसलिए इसको लिखा गया है, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। डिस्पोजल मतलब डिस्पोज करने का मतलब उसको समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। तो ये वेस्ट को डिस्पोज करता है, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। कोशिका में आने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंग, अभी हमने कहा कि कई प्रकार के कोशिकाओं में क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस जैसे कुछ सूक्ष्मजीव आ जाते हैं हमारे कोशिकाओं में अलग अलग माध्यमों से, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, वायु के द्वारा, वो अपशिष्ट पदार्थ भी आ जाते हैं। साथ में क्या होता है, कभी कभी हमारे कोशिकाओं में कुछ गंदा भोजन चला गया या कुछ पुराने अंगक हैं जिसकी टूट फूट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो गया, पुराने अंगक की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी हमारे कोशिकाओं में बचे रह जाते हैं। तो उन गंदगियों को, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो वही लिखा गया है, बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं। ये जितने भी, जैसे आपके घर में कूड़ादान होता है ना, डस्टबिन, हम लोग क्या करते हैं, घर में जो कूड़ा कचरा होता है उसको कलेक्ट करके उस डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर उस डस्टबिन में भी व्यवस्था है, या तो उसको बाहर कहीं गड्ढे में फेंकते हैं, या नगर पालिका में कलेक्शन के लिए भी लोग आते हैं, उस कूड़ा कचरा को कलेक्ट करके ले जाते हैं। उसका उचित जो भी होता है उपाय किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइसोसोम में वो सब कूड़ा कचरा चला गया जहाँ अत्यंत शक्तिशाली पाचक एंजाइम, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर सरल पदार्थों में बदल देता। अब देखिए, बहुत जरूरी चीज है ये जानने के लिए कि अब हमारे कोशिकाओं में जितना भी अपशिष्ट भोजन था, पुराने अंगक थे, सेल ऑर्गेनेल्स थे, या फिर जो भोजन या फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव हमारे कोशिकाओं में चले जाता है, उन सभी बेकार पदार्थों को कलेक्ट करके कहाँ भेजा जाता है, वो सब पदार्थ लाइसोसोम में चला जाता है। क्योंकि लाइसोसोम अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम क्या है, अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। और यह अपशिष्ट निपटाने वाला जो तंत्र है, यह क्या करता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट कर देता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देता है। और कैसे बदलता है उसको समझिए कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है लाइसोसोम में, तो लाइसोसोम के भीतर एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है। और उस तरल पदार्थ का नाम क्या है, उस तरल पदार्थ को कहते हैं शक्तिशाली पाचक एंजाइम। शक्तिशाली पाचक एंजाइम मतलब पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो उन पदार्थों को, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको तोड़ करके, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके सरल पदार्थों में बदल देता है। जिससे क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों से कोशिका को छुटकारा मिल जाता है। मतलब कोशिका के भीतर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वह नष्ट हो जाता है, कोशिका को मुक्ति मिल जाती है उन अपशिष्ट पदार्थों से। अब उसके बाद देखिए, यही लाइसोसोम है, इसका कोई खास डायग्राम आपके बुक में मिलेगा नहीं, ये थैली के रूप में रहता है। इसके भीतर क्या होता है, ये एंजाइम भरा रहता है, रस भरा रहता है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, पाचक एंजाइम है। यह इतना शक्तिशाली एंजाइम होता है कि किसी भी पदार्थों को यह गलाने में या पचाने में सक्षम होता है। अब देखिए, जब किसी भी पदार्थ को पचाने या गलाने में यह सक्षम होता है, तो यह एक और कार्य करता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और पाचक एंजाइम बाहर निकलकर अपनी ही कोशिकाओं को पचाकर नष्ट कर देता है। बहुत जरूरी लाइन है, इसको ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। अब देखिए, चूंकि कोशिका, अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि हमारा शरीर इतना जटिल है, इतना बड़ा है। अब सोचिए उसके भीतर जो सूक्ष्म कोशिका है, उस कोशिका की रचना भी कितनी जटिल है कि चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है, बीच में केंद्रक है, फिर केंद्रक के भी कई प्रकार को आपने पढ़ा। फिर अब कोशिका द्रव है तो उसमें भी कई प्रकार के अंगक की चर्चा हो रही है, जैसा कि पीछे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े, पीछे आपने गोल्जी एपरेटस पढ़ा, अभी आप लाइसोसोम पढ़ रहे हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, कई तरह के कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिकाओं में। तो काफी जटिल रचना होती है कोशिका की।
और जब जटिल रचना है और ये एक्टिव है, गति करते रहता है, क्रिया करते रहती है, तो जब क्रिया होगी तो स्वाभाविक है वहां कुछ न कुछ तो दुर्घटना भी होगी। जैसे जो सड़क जितना बिजी है, कभी आपने सुना है किसी को खेत में आदमी जा रहा था और एक्सीडेंट कर गया? खेत में आदमी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, कारण कि वहां एक दो आदमी जाता है, अपने अपने कार्य में लोग लगा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े हाईवे पर वहां आपने सुना होगा कि डेली कोई कभी न कभी 2-4 घंटे पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होते रहती है, क्योंकि वहां ट्रैफिक काफी घना रहता है, बहुत सारे लोग या गाड़ियां चलती है, जिसके कारण वहां दुर्घटना की संभावना अधिकतम होती है। तो चूंकि कोशिका की रचना भी काफी जटिल होती है, जिसके कारण क्या होता है कि कोशिकाओं में जब कभी किसी व्यवधान आता है, व्यवधान मतलब रुकावट, कोई दोष आता है, उसके कारण क्या होता है, कोशिका मर जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और जब कोशिका मरती है या क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम जो चारों तरफ से देख रहे हैं घिरा हुआ है, इसकी जो झिल्ली है, ये थैली फट जाती है। और लाइसोसोम की झिल्ली जब फटती है तो इसके भीतर जो ये पाचक एंजाइम है, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि यह किसी भी पदार्थ को गलाने में, पचाने में, डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है। इसके कारण क्या होता है कि वो लाइसोसोम के भीतर जो पाचक रस है वो संपूर्ण कोशिकाओं में फैल जाता है। और जब संपूर्ण कोशिकाओं में वो पाचक रस जाएगा तो हमने आपको कहा कि बहुत शक्तिशाली पाचक रस है, जिसके कारण क्या होता है कि कोशिका के भीतर उपस्थित पदार्थों को गला देता है, पचा देता है। और कोशिका के भीतर उपस्थित पदार्थ जब गल जाता है, पच जाता है, जिसके कारण क्या होगा, कोशिका नष्ट हो जाएगी और कोशिका की मृत्यु हो जाती है, कोशिका नष्ट हो जाता है। तो कोशिका को नष्ट करने के लिए बाहर से कोई पदार्थ नहीं आया, बल्कि कोशिका के भीतर ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स था, उसका एक ऐसा भाग था जो उसको नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अर्थात कह सकते हैं कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और आप लोग चर्चा कर रहे थे कि जो लाइसोसोम है, इसके भीतर इतना शक्तिशाली पाचक एंजाइम है, इतना पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है कि वह किसी भी पदार्थ को गलाने में, पचाने में सक्षम है। तो इसलिए जैसे ही ये लाइसोसोम की झिल्ली या थैली फटती है, यह अपने कोशिका के भीतर जितने भी कोशिकांगक है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सबको समाप्त कर देता है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। और चूंकि कोशिका का जो नाश है वो स्वयं के घटक से होता है, और कोई व्यक्ति जब या कोई वस्तु या कह सकते हैं किसी जीव की हत्या जब स्वयं के कारण हो जाती है, उसी को आत्महत्या, सुसाइड कहते हैं। इसलिए इस लाइसोसोम को यहाँ लिखा गया है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो चलिए, आज का जो क्लास था वह हमारा समाप्ति की ओर है। आज के क्लास में हम लोग दो महत्वपूर्ण कोशिका अंगकों पर चर्चा किए, एक गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी था और दूसरा लाइसोसोम था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी कोशिका अंगकों के बारे में जो भी बातें बताई गई, सब चीज़ समझ में आ गई होगी। आप घर में ठीक से अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा और पीछे जो कॉपी में लिखाई गई और सब चीज़ है उनको भी रिवीजन कीजिएगा। तो निश्चित रूप से पूरे विषय वस्तु को समझना आपके लिए काफ़ी सरल होगा, काफ़ी आसान होगा। तो आज का क्लास समाप्त करेंगे, उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले क्लास में आपसे भेंट होगी नए वीडियो को लेकर के, जब वहाँ और कोशिका अंगकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।